mobile phones. We are no longer attached to a radio for cricket score or for news, because we get all the information, whatever we need, on our mobile phones. Unlike before I still used to remember that I had to actually plug into a radio to listen to what is happening around the world. Now, for example, today I get all the information. If there is a breaking news, it comes, the first way the information reaches me is through my mobile phone. Yes. कथा हिंदी की, केरल से है, वो विषय है मोबाइल को लेकर। मोबाइल का महत्व हम सभी जानते हैं। आपने कहा है कि मोबाइल की जो शुरुआत है वो 15 अगस्त 1995 को हिंदुस्तान में हुई है, और मोबाइल जो ज़्यादा लोगों के पास है वो बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण सा हथियार है जिसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें ये कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ, शायद हमें पता नहीं होगा, मतलब 2G ये नाम तो हर किसी को मालूम है, मेरे ख्याल से बच्चे को 2G आजकल ये नाम तो मालूम है 2G स्कैम के कारण। लेकिन जो 2G है, GSM, ये सबसे पहले हिंदुस्तान ने, अपने देश ने ये निर्णय लिया कि GSM ये सेकंड जनरेशन ऑफ मोबाइल का स्टैंडर्ड होगा। ये हमने निर्णय लिया है, हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए पहले। वी आर नॉट फर्स्ट टू इंप्लीमेंट, हम पहले इंप्लीमेंट करने वाले देश नहीं थे, लेकिन GSM तकनीकी को अपनाने वाले हम पहले देश थे। उसके बाद फिर बाढ़ लग गई और बहुत सारे देशों ने उसको अपनाया। हम दूसरी तकनीकी लाते, डेक्ट या कोई और, तो शायद दूसरी तकनीकी आती। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि मोबाइल के सारे एप्लीकेशन कैसे हो सकते हैं। तो लिशॉय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने बताया कि मोबाइल ये सबसे मतलब 15 अगस्त 1995 को भारत में आया, लगभग उसको अब आज कितने 16-17 साल हो गए। इसका क्या पेनेट्रेशन, मतलब कितना ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल है और उसका क्या आप देखते हैं? Yes, sir. Today in India there are about 930 million mobile users. 930 million mobile users and मतलब 90 करोड़ मोबाइल यूजर आज हिंदुस्तान में हैं। 90 करोड़, हिंदुस्तान की जनसंख्या 121 करोड़, 90 करोड़ मोबाइल हिंदुस्तान में। At the end of 2012, that is by the end of this year, we will have 80% of our population holding at least a mobile phone in their hand. So, which means, if you look at the government, so what does the government primarily needs? The government is looking at reaching out to citizens, because finally services and whatever the government is offering has to be offered to citizens. So what is the best medium to connect to citizens? It is nothing but a mobile phone. If you look at internet, the total internet penetration in the country is only about 13.1 million broadband users. This is what the country has. आपका कहना यह है कि इस साल के अंत में लगभग 80% जनसंख्या है अपने देश की, वो मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगी। लगभग है, या साल के अंत में 80% हो जाएगी। अब जब 80% जनता, बच्चे बूढ़े से लेकर सारे लोग अगर मोबाइल के साथ कनेक्ट है, तो लोगों के पास पहुंचने का सबसे आसान तरीका कौन सा होगा? जैसे इंटरनेट की अगर हम बात करते हैं, बहुत स्ट्रांग मीडिया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इंटरनेट को इस्तेमाल करने वाले लोग 13 करोड़ हैं। 13 करोड़ इंटरनेट को इस्तेमाल करने वाले लोग और 90 करोड़ मोबाइल को इस्तेमाल करने वाले लोग, इसमें से हम समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा एक्सेसिबिलिटी किसके पास ज्यादा है। Yes, and the government is always looking at delivering services on using electronic platforms. The Electronic Service Delivery Bill of 2011 says in the next 5 years, whatever services that the government wants to give it to people, everything has to be brought onto an electronic medium. So this is where the country is heading to. So if you look at internet as an option, the last mile connectivity is always a problem, because internet is not there with everybody, or a computer or a desktop is not available with anyone. But if you look at in this room, I'm quite sure at least 95% and above people would have a mobile phone in their hands. So that itself explains why we should look at mobile as a medium to connect to people and to deliver services. बिल्कुल ठीक। आपने कहा कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी बिल 2011 लाया, पिछले साल लाया था। उसमें यह है कि अगले कुछ सालों में जो भी डिलीवरी होगी सर्विसेज की,
सर्विसेज की डिलीवरी मतलब जिसके माध्यम से सरकार की सारी सेवाएं लोगों तक पहुंच सके, टू रीच टू द पीपल, लोगों तक पहुंच सके। वो कौन सी होनी चाहिए? सरकार का कहना है वो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में होनी चाहिए, तो अधिकतर लोगों के पास अच्छे से और बिना किसी समस्या के पहुंचेगी। अब अगर ये परिस्थिति है, शासन खुद ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से सेवाएं पहुंचनी चाहिए, तो जहां पर मोबाइल है, जिनकी संख्या अभी हम बात कर रहे हैं कि 80% पूरे सारी जनसंख्या की है, और वो भी अगर जो सर्विसेज लेने वाला सेक्शन है उसकी अगर बात करें तो उसमें से लगभग 95% लोगों के पास मोबाइल है। मतलब बच्चे बूढ़े बिल्कुल छोड़ दे जो सर्विसेज के इसमें नहीं आते, ऐसे 95% लोगों के पास जब मोबाइल है तो निश्चित रूप से मोबाइल ये बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है सारी अपनी शासन की, सरकार की सेवाएं लोगों तक पहुंचाने का। So, and talking about services, there are three kinds of services that citizens want or the government want to give it to people. One is, without somebody actually going into a government office, we should be able to give services to people. So I don't want, I as a mayor of a city, do not want my citizens to spend their money on time and travel, come to my office and get the status of an application. If I can send that information, आपका ये certificate ready है, if that information goes to people over an SMS or voice, that is a revolution, because I as a person can go to my office and make, work in my office and save my day. Instead, if I am to go to a government office and stand in a queue for 3 hours just to get a yes or no, which is not a good way of governance. बिल्कुल ठीक। आज सुबह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो उनका उदाहरण बताया कि कैसे न्यायालय में जाते थे और 3-3, 4-4 घंटे रहने के बाद वो कहते थे कल की डेट है, फिर जो है वापस। उसी प्रकार से आप कह रहे हैं कि अगर एक छोटे से कागज़ के टुकड़े के लिए सरकार के किसी दफ्तर में हम जाते हैं, 3 घंटे रुकते हैं, उसके बाद अगर वो मिलता है, उसके बजाय उसके स्थान पर अगर हमारे यहाँ पे अगर वो चीज़ हमें मिल सके, घर पे अगर वो सारी सर्विसेज मिल सके, वो डॉक्यूमेंट्स अगर मिल सके, निश्चित रूप से ज़्यादा अच्छा होगा। या हमारे पास मोबाइल से अगर कोई चीज़ आ सके, जैसे मैं जोड़ता हूँ इन्होंने जो कहा है, रेलवे में बहुत अच्छी चीज़ है। मैं रेलवे का उदाहरण बार बार इसलिए दे रहा हूँ कि वो सबके लिए कॉमन है, किसी भी एक क्षेत्र विशेष के लिए या स्टेट के लिए नहीं है। उसमें आजकल वो कहते हैं कि कागज़ में प्रिंट आउट की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल पे अगर वो रेलवे का आपका वो मैसेज आ गया है तो काफ़ी है। ये एक प्रकार का उदाहरण है कि मोबाइल के माध्यम से कागज वगैरह पे प्रिंटिंग ना करते हुए भी सारी सर्विसेज, सारी सेवाएं हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। So, since you spoke about railways, I'll give you a typical example of what happens in railway. So, most of us have booked railway tickets, and it's common that we get status which is called RAC, which is reservation against cancellation. So, your chances of getting a berth in a sleeper or an AC coach is likely but not confirmed. So, how do you know whether you have got the seat confirmed or not? Now, for example, we get an SMS alert probably from the day of booking to the day of travel. We will get about 3 SMS alerts confirming whether you have actually got the seat or not. So, if in earlier days, 5 years back, what you actually had to do is you will have to go back to the booking station and get information. So, today, the information is coming to you on your phone on SMS, which saves your time and money. And time is money. छोटा सा रेलवे का वही उदाहरण, अगर आरएसी में है या वेटिंग में है तो आज क्या होता है, आज उसमें एक प्रोविजन है, उसमें एसएमएस अलर्ट कहते हैं। वो अगर आप क्लिक करते हैं तो जो एसएमएस नंबर आपने दिया है रेलवे टिकट बुक करते समय, वहाँ पर उस मोबाइल नंबर पे आपको एसएमएस के अलर्ट आ जाते हैं कि आपकी सीट बुक हो गई, नहीं हुई। आपको बार बार वो देखकर और करने की आवश्यकता नहीं होती, आप बिल्कुल आराम से अपने यहाँ रह सकते हैं और आपको मैसेज से जानकारी मिल जाती है। And the second set of services is nothing but interactive services. The first set of information is when the government want to tell people, okay, your certificate is ready. And the second set of services is interactive services. Now, for example, I as a traveler want to know what time is the next available bus from Dadar East to Andheri. So, if I can send an SMS or make a call and get the bus timing, which is a fantastic thing. Or if I can send an SMS and get my electricity bill or my tax due or my vehicle's registration expiry on an SMS without going to an office,
which is I send an information there, I request for an information over my mobile phone, and I get a reply back on my mobile phone, which is called a transactional service. It is last year we did a small project for the Election Commission, where if you send your voter's ID number, the system will give you information on which polling station your name is registered and which polling station you have to go to cast your votes. So this is a typical example where it's a two-way communication. You request for a service and the government sends you an information over mobile phones. जैसा पहला सर्विस हमने देखा, सरकार की ओर से, शासन की ओर से एसएमएस जाएंगे। दूसरी जो सर्विस है वो इंटरैक्टिव है। इंटरैक्टिव का मतलब हम कुछ क्वेरी पूछेंगे, कुछ बात एसएमएस के द्वारा भेजेंगे और तुरंत एसएमएस से हमें जवाब आएगा। जैसा एक छोटा सा बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने दिया कि पिछले वर्ष कुछ स्थानों पे इलेक्शन कमीशन ने ऐसी सुविधा की थी कि अगर हमारा वोटर आईडी हम एसएमएस के माध्यम से वो जो नंबर दिया है उस पर अगर हम भेजते हैं तो तुरंत उल्टे इसमें उस वोटर आईडी का पोलिंग बूथ का नंबर और बाकी सारे डिटेल्स क्या है, कहाँ है, वो सारा हमको तुरंत पता चलता है। तो इस प्रकार से हमने क्वेरी भेजना और उसका जवाब तुरंत आना, ये अपने आप ही ऑटोमाइज्ड होता है, सिस्टम से होता है। इससे जो यूजर है, यूज करने वाला है, इस्तेमाल करने वाला है, उसको बहुत बड़ी सुविधा होती है। And the third is the first two services that I talked about, information services and interactive services. These are existing in the country because we have hundreds of departments. We have Gujarat here, we have so many other states, we have a couple of services gone live in Maharashtra. There are so many states, so many municipalities who have started SMS alerts and voice alerts. So the next step in mobile governance is, how do we transact? How can I make a payment over a secure channel over my mobile phone? Or how can a farmer from the field can call upon an IVR, just call an IVR and request for a scheme? That is where the actual revolution in mobile governance is going to happen in the country. ये दो सर्विसेज तो हमने देखी, तीसरी सर्विस भी इंटरैक्टिव प्रकार की है लेकिन अलग है। इसमें कोई भी किसान या कोई भी व्यक्ति उस राज्य का वो फोन करके सिस्टम को, जिसको IVRS कहते हैं, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, IVRS, मतलब हम जैसे रेलवे में 139 वगैरह को फोन करते हैं ना, और वो आता है कि आप फॉर हिंदी प्रेस 1, अंग्रेजी के लिए 2 वगैरह वगैरह जो आता है उसको IVRS कहते हैं। तो ऐसे IVRS में वो फोन कर रहा है और सारा जानकारी देने के बाद उसको जो भी वो पूछ रहा है सवाल, वो IVRS के माध्यम से उसको बराबर और सारे उसके जवाब मिल रहे हैं, आवाज के माध्यम से मिल रहे हैं। ये तीसरी प्रकार की सर्विस। So what for this particular purpose, what we need to do, for example, now I as a user want to apply for my passport. If I had an option to call on a number and request for my passport, I know it sounds a bit superficial, but this is extremely doable. Lot of people sitting here might have used digital signatures. So digital signature is nothing but it is our identity. In a paper form, what we do, we fill up the application form and I put a signature with my hand. So what if we create a digital identity for all our citizens? That is, Lishoy will have a digital ID, and if I send an SMS from my phone, which will be considered as my signature or a secure platform. So this is where the country is working on. डिजिटल सिग्नेचर एक व्यवस्था होती है, हम में से काफ़ी लोग जानते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। यहाँ पर मोबाइल जो है, मोबाइल नंबर है, ये अपने आप में एक प्रकार का डिजिटल सिग्नेचर है, और उसके माध्यम से अगर हम कोई चीज़ भेजते हैं तो हमें जो रिप्लाई मिलता है, जैसे पासपोर्ट का आपने उदाहरण बताया, उसकी जानकारी, पासपोर्ट का स्टेटस क्या है, कहाँ तक आया है, ये भी हमें, चूँकि हमारा मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड है तो उसके माध्यम से आ सकता है। So these are the three services which primarily government is looking at. So the idea is to bring a digital identity for every citizen in the country using a mobile phone on his SIM card. So I as a user will be recognized with my mobile phone or a mobile ID which is inside my mobile phone. So mobile phone will ideally become a digital identity for yourself in the digital governance infrastructure. आपका कहना है कि आने वाले दिनों में जैसे स्मार्ट कार्ड होते हैं, बाकी होते हैं, उसके बजाय मोबाइल फ़ोन अपने आप में ये एक डिजिटल आइडेंटिटी हो सकता है कि अपने हाथ में अगर मोबाइल फ़ोन है तो हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं।
अभी उसमें और कुछ ऐड मैं करूं तो एक नया तकनीकी आ रहा है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एनएफसी उसको कहते हैं। उसके माध्यम से जो मोबाइल है वही स्मार्ट कार्ड है, वही आपका वो एटीएम कार्ड है, सारा कुछ वही है, और मोबाइल के माध्यम से हम सारे ट्रांजैक्शन सिक्योर्ड पद्धति से सब कुछ कर सकते हैं। आज का हमारा जो मोबाइल, इसमें भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, यही आपने कहा। Yes, I'm not actually getting into the technical details, but I think that's all. If you have any queries, you can shoot. And I would like to thank the BJP IT cell for giving me this opportunity to come here and present this in front of this audience. Yes, sir, please. Yes, please, go ahead. Yes, sir, please. There was actually a now the regulation, there was a regulation about a month back up to 5 SMS, then it was lifted to 20. Now there is no regulation. Yes, yes. If I am right, I am not quite sure about that, sir. I don't think there is any restriction. लीगल हाँ, आपका सवाल। So, if you look at M-governance cannot stand on its own. For example, now mobile governance and e-governance, they complement each other. Without each other, both of them cannot exist. The backend is always on a server or on a database, which is an e-governance infrastructure. And how do you connect that database with a citizen? That is over a mobile phone. So, on this end, it is an e-governance infrastructure, and on the other end, to connect to people, it is on mobile. So, they complement each other. Mobile is a delivery channel. So wherever there is a e-governance implemented, for example, you might have come across e-district projects where all your, you submit a lot of applications online for processing. So whenever there is an application, alerts can be sent if it is ready or not, if you need further information or not. That is where mobile governance plugs in and connect people to the e-governance e-district infrastructure. छोटे छोटे प्रयास हुए हैं। There are 3 states. जैसे उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में आप अगर रेलवे आप किसी गाड़ी का व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप देते जो लिखा हुआ, तो उसका पूरा चेसिस नंबर के साथ सारे डिटेल्स आपको तुरंत इंटरेक्टिव इसमें आ जाते हैं. दिस इज वन ऑफ द वेरी स्मॉल एग्जांपल. That is live in Kerala as well. For example, my company has done Kerala, Goa and Nagaland mobile governance. In Kerala, we have about 60 services rolled. Goa has about 100 odd e-services live. So all those status and women and child has done a program. Mobile में क्या किया उसमें? So e-services, its updates are going on mobile. Through mobile. Through mobile. So whatever information should go to people, that is happening over mobile phones. Yes, I can actually send it to Kiran. नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ. आपने कहा कि एम गवर्नेंस और ई गवर्नेंस के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर करना कठिन इसलिए है, उसका जितना भी बैकएंड है वो सारा बैकएंड ई गवर्नेंस पे है, वो इलेक्ट्रॉनिकली है. और जो डिलीवरी चैनल जिसके माध्यम से सर्विसेज हमको मिल रही है वो मोबाइल है. इसलिए उसको पूरा के पूरा, जैसे एम कॉमर्स शब्द तो कॉइन हो गया है. एम कॉमर्स शब्द आजकल आता है ना, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, तो एम कॉमर्स शब्द कॉइन हो गया है, लेकिन एम कॉमर्स अपने पूरे इसमें पूरा शब्द नहीं है. वैसा ही एम गवर्नेंस ये परिपूर्ण नहीं है, उसके पीछे का बैकएंड पूरा ई गवर्नेंस का है, इसलिए वो सिर्फ डिलीवरी चैनल है. इतना ही. हाँ, आपका प्रश्न, ये आखिरी सवाल है. हाँ, हाँ. DND is not applicable for government services. Whenever government
entities want to send an SMS, DND is not applicable. That's an important point. That's a good question. DND Yes, yes. नहीं होनी चाहिए, ठीक, बराबर, ठीक है। Yes. Okay, thank you. थैंक यू। मोबाइल, मोबाइल ये विषय हम सबके बहुत करीब का, पास का विषय है। मैं सिर्फ एक या दो छोटी छोटी चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो हम में से, जैसे गुजरात के लोग हैं, कर्नाटक के कुछ लोग हैं, कुछ होंगे यहाँ पर, बाकी लोग भी होंगे, कितने स्टेट गवर्नमेंट में m.डॉट नाम का वेबसाइट है, कोई बता सकेंगे? m.डॉट। देखिए, अगर मोबाइल पे काम करना है तो m.डॉट की साइट आवश्यक है। और मेरा आपसे बहुत आग्रह है, आप जब भी वापस जाएंगे अपने अपने यहाँ पर बताइए कि m.डॉट की साइट चालू करें तुरंत। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल छोटा सा, आप देख लीजिए। अभी एक traininquiry.com नाम की एक साइट है, ट्रेन की सारी पोजीशन वो बताती है, रेलवे की ऑफिशियल साइट है traininquiry.com। अभी पिछले एक महीने से उन्होंने उसको m.डॉट की साइट पे लाया, मोबाइल की साइट। इसमें फर्क होता है, ध्यान में रखिए। नॉर्मल जो अपनी साइट होती है, जो आप और हम इस पे देखते हैं, चाहे टेबलेट पे, चाहे लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, वो अलग होती है, और m.डॉट की साइट अलग होती है, इस संदर्भ में कि सारी साइट आप मोबाइल के स्ट्रक्चर में, मोबाइल के उतने इसमें ही व्यवस्थित देख सकते हैं। नहीं तो बाकी सारी साइट मोबाइल में खुलती है अगर आपके पास GPRS या 3G है तो, लेकिन आपको ऐसा हिला डुला के वो देखना पड़ता है, ठीक से नहीं दिखती। ठीक, अब वो railwayinquiry.com मोबाइल पे आ गई है। वो आप अगर उसमें टाइप करते हैं तो मोबाइल पे आप किसी भी रेलवे का नंबर अगर आपको मालूम है ट्रेन का, आप टाइप करें, वो ट्रेन इस समय कहां है, उसमें 5 मिनट का, सिर्फ 5 मिनट का वेरिएशन है, इस समय कहां है वो बताता है। मतलब आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं, ट्रेन कितनी लेट है, यहां फोन करो, वहां फोन करो, 139 को, कोई दिक्कत नहीं। वो बराबर आपको लोकेशन बताता है, कितने किलोमीटर डेस्टिनेशन से, ये बताता है कितने मिनट डिले, सब कुछ बताता है। अनेक बैंकों ने इसको चालू किया है। और मोबाइल की और एक आपको बात बताऊं, सबसे बड़ा इसमें अगर कोई किसी ने स्टेप लिया है तो आरबीआई ने लिया है। आरबीआई ने एनपीसीआई नाम का एक कारपोरेशन डेवलप किया है, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसके तहत उन्होंने मोबाइल से सारे ट्रांजैक्शन करने का आईएमपीएस नाम से सर्विसेज चालू की है। आईएमपीएस सर्विसेज के माध्यम से आप किसी भी बैंक से दूसरे किसी बैंक के खाते में पैसे ट्रांजैक्शन मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। यह सर्विसेज अभी इस समय 32 बैंकों में चालू हो चुकी है। अगर बैंक ये कर सकती है, आरबीआई कर सकती है, और आरबीआई का यह कहना है कि इंटरनेट की साइट से भी ज्यादा सिक्योर्ड अगर कोई है तो मोबाइल बैंकिंग है। आप और हमको शायद वो ठीक ना लगे, लेकिन वो आरबीआई का सारा एनालिसिस है कि ज्यादा सिक्योर्ड है। अगर आरबीआई ये कर सकती है, रेलवे इंक्वायरी कर सकती है, तो अगर हम खुद कह रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग है, जो इस्तेमाल करने वाले 95% लोग मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, अधिकतर जीपीआरएस सब जगह आजकल आ गया है, स्मार्टफोन आ गए हैं, और एनालिसिस यह है कि अगले 1 साल के अंत में लगभग 40% लोग जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट इस्तेमाल करने लगेंगे। ऐसे समय में अगर m.डॉट साइट हम लोगों ने चालू की, हमारी सरकार ने, हमारे बाकी लोगों ने, हमारी पार्टी ने, तो लोग बड़े आसानी से, जैसे m.timesofIndia.com आप देखिए, अनेक लोग अगर न्यूज देखने के लिए m.डॉट साइट इस्तेमाल करते हैं। लगभग सारे न्यूज़पेपर्स ने अपनी m.डॉट साइट लॉन्च की है, बैंकों ने m.डॉट साइट लॉन्च की है। हमें बहुत जल्दी अगर उसमें हम आ गए तो निश्चित रूप से फायदा होगा।